वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रेगुलेशंस एंड चार्टर एक्ट्स, काउंसिल एक्ट्स एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एक्ट्स ड्यूरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल इन इंडिया. So first we'll see Regulation Act of 1773. It designated the Governor General of Bengal and created an executive council of 4 members to assist him. एक designated जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो फर्स्ट टाइम दिस द वर्ड वाज यूज्ड एंड अ पोस्ट वाज क्रिएटेड and it was assisted by member to assist him, and Lord Warren Hastings was the first Governor General of Bengal. Second point is Governor of Bombay and Madras Presidency subordinate to Governor General of Bengal. बेसिकली इससे पहले क्या होता था, 1773 से पहले जो गवर्नर्स होते थे बॉम्बे और मद्रास के, दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट ड्यूरिंग दिस रेगुलेशन एक्ट they were made subordinates. Third is it provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta 1774 and one Chief Justice and 3 other justices. Total there were 4 judges, one was Chief Justice and 3 other judges. Fourth point was it prohibited the servants of the company from engaging in any private trade. उस समय तक ऐसा हो गया था कि जो प्राइवेट कंपनी के जो प्राइवेट जो सर्वेंट्स थे वो प्राइवेट ट्रेड बहुत करने लगे थे, अपनी खुद की इंडिविजुअल ट्रेड उन्होंने स्टार्ट कर रही थी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कंपनी ने रेगुलेशन एक्ट में वो प्राइवेट ट्रेड को रेगुलेट किया था. नेक्स्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784. फॉर पॉलिटिकल मैटर्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज क्रिएटेड एंड फॉर कमर्शियल अफेयर्स द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज अपॉइंटेड. सो बेसिकली 2 फंक्शंस के लिए 2 अलग अलग बॉडी बनाई गई थी और इसे कहते हैं डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल. उस समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के टाइम आ गया था. बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्ट केयर ऑफ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, ये याद रखिएगा. बोर्ड ऑफ कंट्रोल टुक द केयर ऑफ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स एंड इट कंप्राइज ऑफ 6 पीपल. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि बोर्ड प्रेसिडेंट था, चांसलर ऑफ एक्सिक्यूचर एंड 4 प्रिवी काउंसलर्स. In this dual system of control, the company was represented by the court of directors and the British government by board of control. So questions ये ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसके द्वारा रिप्रेजेंट होती थी, तो इट वाज बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के द्वारा. ऐसे याद रख सकते हैं, बी बोर्ड ऑफ कंट्रोल BG, देन BC, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी. सो स्टार्टिंग फ्रॉम C कंपनी, स्टार्टिंग फ्रॉम B इट्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स. थर्ड पॉइंट इज द एक्ट मैंडेट दैट ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी, क्योंकि उस समय तक बहुत ज़्यादा प्राइवेट ट्रेड करने लगे थे सिविल सर्वेंट्स जो थे. तो इस समय क्या हुआ था कि उन्होंने बोल दिया था कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ डिस्क्लोज करो. नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नर जनरल काउंसिल स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस्ड टू 3 मेंबर्स. जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 3 मेंबर्स तक रेस्ट्रिक्ट कर दी थी. एंड वन ऑफ द 3 वुड बी द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन्स आर्मी इन इंडिया. नाउ इफ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कमांडर इन चीफ इन ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम कब ये जो पोस्ट बनाई गई, तो इट वाज ड्यूरिंग द पिट्स इंडिया एक्ट 1784. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नर जनरल वाज गिवन द राइट टू वीटो. गवर्नर जनरल के पास एक राइट टू वीटो था. एंड द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे बिकेम सबऑर्डिनेट टू बंगाल प्रेसिडेंसी. ठीक है. लास्ट इसमें 1773 में देखा था कि अपन ने गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल. तो गवर्नर्स उस समय इसमें आ गए थे बंगाल के, बट पूरी जो प्रेसिडेंसी अब जो एरिया वगैरह सब था वो सभी चीज़ें बंगाल के अंदर आ गई थी और कैपिटल बना दी गई थी कलकत्ता को इंडिया की. ठीक है. तो कलकत्ता बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया. नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793. कमर्शियल प्रिविलेजेस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स. उनकी जो ट्रेड वगैरह होती थी, जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी, वो 20 साल तक और अप्रूवल मिल गया था उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल वॉज गिवन द पावर टू अपॉइंट वाइस प्रेसिडेंट इन, जब वो एब्सेंट होगा तो ही कैन अपॉइंट अ वाइस प्रेसिडेंट उसकी प्लेस पे इन हिज एब्सेंसी. Third point is salaries of members of board of control were to be paid through salaries from Indian revenues. This is a very important point. जो भी इंडिया से रेवेन्यू इकट्ठा होता था उन्हीं पे बेस्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की सैलरी और वो सब होती थी. तो 1793 चार्टर एक्ट में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड. ओके. नेक्स्ट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. कंपनीज रूल वाज एक्सटेंडेड फॉर 20 more years. For its trade privileges were abolished except trade in tea and trade with China. 20 साल तक और एक्सटेंड हो गई थी ट्रेड उनकी, बट जो प्रिविलेजेस थे वो रिड्यूस्ड हो गए थे, बट उन्हें सिर्फ वो ट्रेड कर सकते थे टी और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते थे. तो ट्रेड रिड्यूस हो गई थी, 20 साल तक एक्सटेंड हो गई थी. एंड
सिर्फ टी और चाइना के साथ वो ट्रेड कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 लाख रुपीज़ 1 लाख वर टू बी सेट असाइड फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज इन इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बिकॉज 1 लाख रुपए जो है उस समय सेपरेटली एजुकेशन और नॉलेज के लिए इंडिया में खर्च करे जाने थे। ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू वर्क इन इंडिया। क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे ब्रिटेन से, वो दे वर अलाउड टू वर्क इन इंडिया अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नाउ फॉलोड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इट एक्सटेंडेड कंपनीज रूल फॉर 20 ईयर्स। फिर 20 साल तक कंपनी का रूल एक्सटेंड हुआ। नेक्स्ट इज कंपनीज मोनोपोली वॉज अबॉलिश। जो मोनोपोली कंपनी की होती थी कि यही लोग इंडिया में आके ट्रेड करेंगे ब्रिटेन से आके, तो दैट मोनोपोली वॉज अबॉलिश्ड एंड इट वॉज मेड जस्ट अ पॉलिटिकल एंटिटी। पूरी तरीके से 1833 चार्टर एक्ट में इट वॉज मेड अ पॉलिटिकल एंटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नाउ अभी तक क्या यूज़ हो रहा था कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो कि 1773 के एक्ट में बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट। नाउ इन द एक्ट ऑफ 1833 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टर्म यूज़ होने वाली थी और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज the William Bentinck was the first Governor General of India. So it deprived Governor of Bombay and Madras of their legislative power. और इसमें यह भी हुआ था कि जो legislative power बची हुई थी बॉम्बे और मद्रास के पास, वो भी छीन ली गई थी उनसे। और it concentrated all the powers in the hands of Governor of General of India. That this statement symbolizes that कि उस समय centralization जो था पूरी ब्रिटिश इंडिया पोजीशंस का, ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशन का, वो पूरी तरीके से जेनेट पे था ड्यूरिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बिकॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज मेड। नेक्स्ट पॉइंट इज अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ, एक अटैम्प्ट किया था उन्होंने कि एक सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स हो, बट इट वॉज जस्ट एन अटैम्प्ट, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इट एक्सटेंडेड कंपनीज रूल डिड नॉट स्पेसिफाई द टाइम पीरियड। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके कंपनीज का जो टाइम पीरियड था वो डिफाइन नहीं किया गया था और ये सिंबॉलिक था कि हाँ अब कभी भी जो है कंपनी का रूल वो एंड हो सकता है इंडिया में। बिकॉज कोई भी टाइम पीरियड, जैसे 20 साल अपन देख रहे थे कि पिछले 3-4 एक्ट्स में 20-20 साल बढ़ाई जा रही थी, बट इसमें कोई स्पेसिफाइड टाइम लिमिट नहीं दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनरीज ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस होते हैं वो सेपरेट हो गए थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के। नाउ लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूट करना उसको। तो गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल केम टू बी नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी which was to be known as Indian Legislative Council. Third point is it introduced an open competition for civil services. Now it is जो last time हमने देखा था, last point, attempted to enter system of open competition for civil selection of civil servants. It was just an attempt in 1833, but in 1853 the open competition for civil services was introduced in India. ठीक है, civil services was thrown open for Indians also, so that Indian can also avail for the post in civil services. Next point, Maclay Committee on Civil Services was appointed in 1854 and last is out of 6 members of legislative councils, जो council था गवर्नर का, उसमें से 4 to be appointed by the provincial council of मद्रास, बंगाल, बॉम्बे एंड आगरा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6 जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते थे उसमें से 4 जो होंगे वो प्रोविंशियल काउंसिल्स अपॉइंट करेंगी। कौन कौन से प्रोविंस होंगे वो? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड आगरा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लिक्विडेटेड। ईस्ट इंडियन कंपनी का रोल जो है इंडिया में बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। एंड इंडियन टेरिटरीज ऑफ ब्रिटेन वर टू बी गवर्न इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्वीन। नाउ ब्रिटिश क्वीन के नाम पे जो भी टेरिटरीज थी इन ब्रिटेन की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर करी थी, वो क्वीन के नाम पे गवर्न होने वाली थी। नेक्स्ट पॉइंट, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स वर स्क्रैप्ड। जो बॉडीज़ बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल और मिलिट्री फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को गवर्न करने के लिए, वो स्क्रैप हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, द पावर ऑफ द कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर वेस्टेड विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की जो था उसने सब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर थी, जो कंपनीज का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उसकी पावर को सबस्यूम कर लिया था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द all the powers which were of court of directors। ठीक है। This secretary of state was to be a British MP
एक ब्रिटिश एमपी होना चाहिए एंड अ मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का मेंबर होना चाहिए जो कि ब्रिटेन में है। एंड ही वॉज टू बी असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, ठीक है, 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनी जो कि एडवाइस करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है। He was also the channel of communication between the British government in India, Britain and the Indian administration. He was a communication of channel and he also had the powers to send secret dispatches to India without consulting his council. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर थी उसके पास जो कि था कि वो सीक्रेट डिस्पैचेस इंडिया को में भेज सकता था काउंसिल की कंसल्टेंट के बिना। नेक्स्ट इज वेयर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंडियन अफेयर्स। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती थी इंडियन अफेयर्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज द गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय, बोथ द सेम पर्सन्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। बोथ आर द सेम पर्सन, बेसिकली गवर्नर जनरल डेजिग्नेशन था वो वायसरॉय से रिप्लेस हो गया था एंड दे आर द सेम पर्सन नाउ। द वायसरॉय एंड द गवर्नर्स ऑफ द वेरियस प्रेसिडेंसीज वर अपॉइंटेड बाय द क्राउन, क्राउन के द्वारा अपॉइंट होते थे, ठीक है। द वॉइसरॉयज वर टू बी असिस्टेड विद एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था वॉइसरॉय के पास। एक दिस एक्ट मेड इंडिया अ डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी, दिस वाज द एक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंडिया अ डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है। दिस एक्ट अबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट, जो डुअल गवर्नमेंट थी जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और काउंसिल ऑफ कोर्ट जो कंपनी के अफेयर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटेन में बैठी हुई गवर्नमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स देखती थी, वो डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम अबॉलिश हो गया था। दिस एक्ट ऑल्सो एंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई थी और उसको भी अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन सिविल सर्विस वाज टू बी इंस्टीट्यूटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, एंड देयर वाज प्रोविजन फॉर इंडियंस ऑल्सो टू बी एडमिटेड टू द सर्विसेज, ठीक है। It was decided that the remaining Indian princes and chiefs would have their independent status provided they accept British suzerainty, ठीक है। तो this was all about Government of India Act 1858.